नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। 4 राज्य चुनाव होने हैं। 2 राज्यों के चुनाव अनाउंस हुए हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। झारखंड और महाराष्ट्र रुका हुआ है मामला। वैसा पिछले कुछ चुनाव देखे तो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव साथ-साथ हो रहे थे। लेकिन इस बार भाजपा की दाल सभी दूर पतली दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में इसलिए चुनाव करने हैं क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। साथ में कोई एक राज्य और निपटाए, वो हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में लोकसभा में 5-5 सीटें मिली तो उनको लगता है कि आधी 50% तो चांस है सरकार में वापस आने का। महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ है। उसमें इसलिए देरी करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कुछ योजनाएं हैं जो कैश ट्रांसफर है, और 1-2 महीने हो गया तो थोड़े लोगों के, खासकर महिलाओं का कुछ मतदान अपने पक्ष में हो सकता है। और झारखंड में चंपा सोरेन का इंतजार था कि वो आए तो शायद जेएमएम का बहुत ज्यादा वोट बटेगा। लेकिन भाजपा ये जानती है आगे पीछे झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव करने तो पड़ेंगे, क्योंकि नवंबर एंड तक महाराष्ट्र में विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट होनी है। ऐसे में जब महाराष्ट्र की हालत पतली है तो अक्सर हमने देखा कि फिर सर्वेज आने लगते हैं, और जो सर्वेज आते हैं वो इनिशियल सर्वे जो आते हैं वो कहीं ना कहीं नेक टू नेक दिखाने का प्रयास करते हैं एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन को। और फिर एक आध सर्वे आएगा जो बराबरी पे होगा। फिर चुनाव डिक्लेयर होने के बाद कुछ सर्वे आएंगे जो बताएंगे कि बिल्कुल कांटे की टक्कर से लेके आप ऊपर हो गया है और एनडीए के जीतने के चांसेस है। और जब तक एग्जिट पोल आएंगे तब तक क्लीन स्वीप दिखाई जाएगा। अब ये पैटर्न सर्वेस का लोग समझ रहे हैं। ऐसा ही एक सर्वे आया महाराष्ट्र में, लोकपाल सर्वे। अब वो सर्वे ये कहता है कि 288 सीटों में से महाराष्ट्र के एनडीए गठबंधन को 115 से 128 सीटें आती हैं। उनका वोट परसेंटेज 38 से 41% है। महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन को 141 से 154 सीटें, और इनका वोट प्रतिशत 41 से 44 है। आप परसेंटेज पे ध्यान दीजिएगा, उसका अपर लिमिट 41 है, इनका लोअर लिमिट 41 है। अदर्स में 5 से 18 सीटें बताई जा रही है, और अदर्स को करीब करीब 5% के आसपास वोट बताया जा रहा है। अब यदि मैं रीजन वाइज जाऊं, महाराष्ट्र यदि ब्रॉड वे पे, क्योंकि वो संयुक्त महाराष्ट्र बना था, महाराष्ट्र, मुंबई राज्य, निजाम और सीपी बेरार, इन 3 बड़े राज्यों से टूट के महाराष्ट्र बना था। तो विदर्भ, जो पहले सीपी बेरार का एरिया हुआ करता था, विदर्भ में सबसे ज्यादा सीटें 62 सीटें हैं। कांग्रेस सालों सत्ता में रही महाराष्ट्र में इस विदर्भ के भरोसे। इस विदर्भ में इस बार गडकरी की सीट छोड़ के बाकी सब सीटों पे लोकसभा में सुपड़ा साफ हुआ बीजेपी का। वहां एनडीए गठबंधन को 15 से 20 सीट दिखाई देती है, और इंडिया गठबंधन को 40 से 45, अदर्स को 101 से 5 तक। अब इस अदर्स में मैं यहां प्रहार पार्टी जोड़ता हूं, जो बच्चू कडू की है, और उसके 2 विधायक करीब करीब हमेशा आते हैं। खानदेश ये दूसरा एरिया है, जलगांव, धुलिया, भुसावल, यहां 47 सीटें हैं। यहां एनडीए गठबंधन को 20 से 25, और इंडिया गठबंधन को भी 20 से 25 बराबरी का बताया है। अदर्स को 0 से 2। ठाणे कोकन 39 सीटें हैं। इसमें से 25 से 30 एनडीए गठबंधन को, और 5 से 10 इंडिया गठबंधन को। अदर्स को 1 से 3। मुंबई में 36 सीटें हैं। उसमें से 10 से 15 एनडीए को, 20 से 25 इंडिया को, और 1 अदर्स को। पश्चिम मुंबई, सॉरी, पश्चिम महाराष्ट्र, जो पुणे से लेके पुणे, सातारा, कोल्हापुर,
सांगली उस क्षेत्र में आती है, वहाँ 58 सीटें हैं। उसमें से 20 से 25 एनडीए को, 30 से 35 इंडिया को और अदर्स को 1 से 5। और मराठवाड़ा में 46 सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 10 से 20 और इंडिया गठबंधन को 25 से 30, अदर्स को 2। ये जो सर्वे है, इस सर्वे को जब मैं देखता हूं, क्योंकि इसका सैंपल सर्वे पर कॉन्स्टिट्यूंसी 500 का है और 1.5 लाख सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में 228 में करीब करीब 1.5 लाख सैंपल इन्होंने उठाया है। ये सैंपल बहुत छोटा है। दूसरी बात, यदि मैं लोकसभा के चुनाव देखूं और लोकसभा के चुनाव में विधानसभाओं में जो ऊपर नीचे हुआ है या वहां का जो वोट परसेंट है वो देखूं, तो फिर ये सर्वे शायद उसी का आकलन करके बनाया गया, ऐसा मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। हालांकि सर्वे एजेंसी ने काम किया होगा, मैं उनके काम करने के तरीकों पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता, लेकिन निर्णय जो है वो अक्सर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बातें अलग हो जाती है। खासकर इंडिया गठबंधन जिस ताकत के साथ मिलकर लड़ रहा है, जहां मुख्यमंत्री पद का कोई विवाद नहीं, शरद पवार जी ने बोल दिया कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, हम चुनाव के बाद तय करेंगे, जिसकी ज्यादा सीटें उसकी ज्यादा मुख्यमंत्री होगा। सीट बंटवारों को लेकर 2-4-5 सीटों का हो सकता है कि कहीं फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो जाए या कुछ अड़े रहे एक दूसरे के लिए, बाकी बाय एंड लार्ज सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी तय है। ना एक दूसरे पे कोई आरोप, उद्धव ठाकरे से लेके कांग्रेस से लेके शरद पवार एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए दिखाई देते हैं, उल्टा एक दूसरे को समर्थन में उतरते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ यहां पर जो एनडीए गठबंधन है, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार है, अजित पवार के खिलाफ लगातार एकनाथ शिंदे के लोग आग उगल रहे हैं, अजित पवार के लोग एकनाथ शिंदे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। एकनाथ शिंदे अपने लोगों को कह रहे हैं कि मेरी सीधी अमित शाह से बात हो रही है, मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा, आप चिंता ना करो। दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस, जो पिछली बार कह रहे थे कि मैं ही आऊंगा, वो बोल रहे कि नहीं, अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। भाजपा में एक बहुत बड़ी लॉबी इसके लिए कार्यरत है कि 288 सीट पे हमको ही लड़ना चाहिए, इन लोगों को निजात पालो। संघ और बीजेपी अजित पवार से इतना घोर विरोधी है कि उन्होंने पब्लिकली कह दिया कि अजित पवार के साथ जाने से भ्रष्टाचार की लड़ाई कमजोर हो गई है। इन तमाम बातों को देखते हुए और जिस हिसाब से अभी उम्मीदवार उतारे जाएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ी बात कह दी थी कि जीत महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं। सीटें किसको कितनी मिलेगी ये इंपॉर्टेंट नहीं, उम्मीदवार हमारा जीतेगा कि नहीं, और यदि दूसरे का जीतेगा तो उसको समर्थन देना जरूरी है। लोकसभा में जिस हिसाब से बीजेपी सिंगल डिजिट पे आ गई, उस हिसाब से भले ही बीजेपी के नेता कहते होंगे कि हमारा और एनडीए गठबंधन का और इंडिया गठबंधन का वोट शेयर बहुत, वोटों में बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन जब प्रतिशत में आप बात करते हैं और जब सीट कन्वर्जन में बात करते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अक्सर प्रतिशत का सहारा तब लेते हैं हम जब हम चुनाव हारते हैं, तब हम कहते हैं कि नहीं, पिछले चुनाव में हमको इतना प्रतिशत मिला था, इस चुनाव में ज्यादा मिला, इसका मतलब यह है कि हमारे वोट बड़े हैं। लेकिन आप चुनाव हारे उसका क्या? कुछ जगह आप चुनाव 2 लाख से जीतते हो और बाकी जगह आप 1,500 हजार से जीतते हो, तो आपका वोट प्रतिशत भी वहां से इंपैक्ट होता है। तो वोट प्रतिशत को भी हम छोड़े और यदि इस सर्वे पे जाए तो ये सर्वे मुझे लोकसभा के नतीजों के माइक्रो लेवल पे स्टडी कर कर विधानसभा क्षेत्र में कौन कितना आगे कौन कितना पीछे, उसके हिसाब से किया हुआ ये कैलकुलेशन है। यदि मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं, ये अजीत अंजुम जी के शो जरूर है, लेकिन यहाँ पे जो मैं वक्तव्य कर रहा हूं ये अशोक वानखेड़े का आकलन है। यदि आज चुनाव होते हैं तो भाजपा 50 से 60 के बीच में सिमट जाती है और महाविकास यानी महायुति जो एनडीए गठबंधन है, अजित पवार हो
एकनाथ शिंदे हो और भाजपा हो, ये तीनों मिलके 100 का आंकड़ा भी पार करना मुश्किल है। 75 से 80 तक दम तोड़ता हुआ दिखाई देता है। एनडीए गठबंधन यदि इस लेवल पे आता है तो बचा हुआ इंडिया गठबंधन मुझे करीब-करीब 160 पार करते हुए दिखाई देता है, आराम से 160, 170। अदर्स में इस बार मुझे राज ठाकरे कोई बड़ा करिश्मा करते हुए नहीं दिखाई देते। हाँ, जो कुछ सिलेक्टेड पार्टीज है, विरार में हितेन ठाकुर जी की पार्टी है, वो 3 सीटें उनकी करीब-करीब फाइनल होती है। बच्चू कडू 2 सीटें लेके आते हैं। बाकी 1-2 सीट पॉकेट में इधर-उधर। तो अदर्स यदि 5 से 6 तक सिमट जाए तो आश्चर्य नहीं। इस बार इंडिपेंडेंट कितने होते हैं ये देखना है। क्योंकि इस बार शरद पवार जिस हिसाब से पिक एंड चूज कर रहे हैं, खासकर गाडगे को जिस हिसाब से लाया कागल से या येवला से किसी बीजेपी के बड़े नेता को पार्टी ज्वाइन करके उतार रहे हैं, हर्षवर्धन पाटिल के साथ जिस हिसाब से बातचीत चल रही है, उस हिसाब से ये सर्वे मुझे अभी भी बहुत कम सैंपल का सर्वे है। और अभी भी मैं कहता हूं कि लोकसभा के नतीजों को माइक्रो लेवल पर आकलन करके एक बनाया हुआ सर्वे है। ये सर्वे मार्केट में आने के बाद कम से कम यदि इस सर्वे को एनडीए गठबंधन के लोग जो है पूरा भुनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितनी बुरी हालत लोग बता रहे हैं उतनी नहीं है। 115, 128 और 140 और 154 की बात करें तो ये 28 सीटों का फर्क है। अभी चुनाव अनाउंस भी नहीं हुए। ये 28 सीटों का फर्क आने वाले चुनाव अनाउंसमेंट के बाद जो सर्वे होंगे उसमें धीरे 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 मिटता हुआ नजर आएगा। जो ट्रेंड हमने लोकसभा में भी देखा, बाकी राज्यों में भी देखा, वही ट्रेंड यहाँ होने का प्रयास है। और फिर एग्जिट पोल तो क्लियर कट एनडीए गठबंधन को सरकार बनाते हुए दिखाएगा। जब नतीजे आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। कुल मिलाकर इस सर्वे का यदि सच मैं कहूं तो वही है जिसका आकलन मैंने आपके सामने किया। आज इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।